हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पंवार और मैं आपका स्वागत करता हूं पंवार एग्री हब पर। दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे यूट्यूब पर जिसमें आपको सिलेबस बताया गया है, जिसमें आपको बुक्स बताई गई हैं क्या पढ़ना है, लेकिन बहुत कम ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको पता लगेगा कि हमें पढ़ाई किस तरह से करनी है, हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही चीज़ समझेंगे कि हमें तैयारी तो करनी है, लेकिन किस तरह से करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से हमें अपना टाइम मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी दो सेनाओं के बीच में या दो राजाओं के बीच में कभी लड़ाई होती है, जैसा आपने महाभारत में या फिर रामायण में देखा होगा, वहाँ पर दोनों राजा नहीं जीतते। कौन जीतता है? केवल एक ही राजा जीतेगा। और वो राजा कौन होगा? जो अपने हथियार के साथ साथ अपना दिमाग भी यूज़ करेगा। तो यही सेम चीज़ जो है वो आपके एग्ज़ाम पर भी लागू होती है। पढ़ते तो सारे बच्चे हैं, सिलेबस भी सबके पास होता है, किताबें भी सबके पास होती हैं और वहाँ पर तैयारी करने वालों की कमी भी नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन इतने से लोगों के क्यों होते हैं? कारण है कि वो अपना दिमाग किस तरह से यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो आज हम यहाँ पर मैनेजमेंट की ही बात करने वाले हैं। तो अगर आप कृषि पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक भी लाना चाहते हैं तो मुझे पता है कि ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं ये आपकी मदद ज़रूर करेगा। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आप स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे। या सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, खुद से एक क्वेश्चन पूछिए। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो एक क्वेश्चन पूछ लीजिए खुद से कि आप ये एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं, आप ये जो कृषि पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम दे रहे हैं इसका कारण क्या है, आप क्यों बनना चाहते हैं। बहुत सारे आंसर हमारे पास आते हैं उसके बाद कि मेरे सारे दोस्त हैं वो तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं कितना पढ़ सकता हूँ, मेरा कितना दिमाग चलता है, ये क्षमता जानने के लिए पढ़ रहा हूँ, इसलिए एग्ज़ाम दे रहा हूँ। या फिर हो सकता है कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, हमें पढ़ने के लिए जो है पर्याप्त साधन नहीं मिल रहे, हम ये नौकरी लग के और फिर क्या कर सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, ये भी कारण हो सकता है। और कुछ मेरे साथी ऐसे ज़रूर होंगे जो ये कहेंगे कि हमें तो नहीं पता हम क्यों पढ़ रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। ये सारे आंसर्स जो है इनमें से अगर तीसरा आंसर आपको मिलता है कि हाँ मैं खुद के लिए और अपने परिवार की अच्छाई के लिए पढ़ रहा हूँ, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। और अगर इसके अलावा आपके दूसरे ऑप्शंस हैं तो याद रखिए ये सारी चीज़ें हमारे काम नहीं आने वाली है। हमें पढ़ना किसके लिए है? खुद के लिए पढ़ना है, हमें किसी और के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, हमारे दोस्तों के लिए पढ़ना है, क्योंकि वो अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वो जॉब लग जाएंगे, और अगर आप उनके साथ रहकर भी अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो आप नहीं लगेंगे। दूसरी बात कर ले कि ये जो एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो वीडियो आपको YouTube पर बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको सिलेबस बताएंगे। एक वीडियो हम भी बनाएंगे जिसके अंदर हम इंग्लिश में लिखी हुई उन सभी चीज़ों को हिंदी में ट्रांसलेट करके और फिर आपको पूरा सिलेबस समझाएंगे कि क्या क्या सिलेबस है, आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। पर बात करें कि सिलेबस आपको पता है तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपने सिलेबस नोट डाउन कर लिया, आप उस सिलेबस से स्टिक हो गए, तो आप अपने पेपर की 90% 95% तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि आपके पेपर का 90% पार्ट उस सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। ऐसी चीज़ वो नहीं पूछेगा जो आपके सिलेबस के बाहर है। हो सकते हैं कुछ एक क्वेश्चन जो कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हों वो आ जाए, बाकी इसके अलावा कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे जो आपके सिलेबस से बाहर होंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आप सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए फिर दूसरा काम क्या करना है कि आपका जो सिलेबस है इसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसा तो नहीं कि जो पूरा सिलेबस दिया हुआ उसमें से हर चीज़ आपको आती है, नहीं होगा ना। ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें होगी जो आपको बहुत अच्छे से आती हैं या फिर आपको लगता है कि सिंपल है, और दूसरे पार्ट में वो चीज़ें आ जाएंगी जो आपको बिल्कुल नहीं आती या कन्फ्यूजन है या आपको हार्ड लगती है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 2 पार्ट्स हो गए, एक तो सिंपल पार्ट और एक हार्ड पार्ट। अब हमको क्या करना है, अपने सिंपल पार्ट पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें ध्यान कहाँ देना है, हमारे हार्ड पार्ट पर, जो कि हमको क्या करता है, पीछे रख देता है उन सभी बच्चों से। तो आपको मेहनत कहाँ करनी है ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए।
हैंडपम्प के नीचे आप मटका तो रख दो, लेकिन अगर उसको उल्टा रख दो या फिर हैंडपम्प से थोड़ा दूर रख दो तो क्या भरता है? क्या नहीं भरता। वो कब भरता है? जब आप उसे हैंडपम्प के जस्ट नीचे रखेंगे। तो आपको यही चीज़ यहाँ पर करनी है। आपको दोनों पार्ट्स में जो डिवाइड करना है सिलेबस को, वो इसीलिए करना है ताकि आपको पता चले कि मेहनत कहाँ करनी है। सिंपल जो टॉपिक्स हैं उनको आप बार बार पढ़ते रहेंगे और उन्हीं पर अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करेंगे, तो जो ऐसे पार्ट है जो आपको नहीं आते वो कौन पढ़ेगा? उस पर मेहनत नहीं करोगे तो ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करना है, आपके जो हार्ड टॉपिक्स हैं उन सभी पर आपको मेहनत करनी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, तीसरी हम बात करें कि बच्चों का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर मैं सीरियस हूँ मेरी पढ़ाई के लिए, मैं एग्ज़ाम भी अच्छे से देना चाहता हूँ, मेरे परिवार की स्थिति है वो भी ख़राब है, लेकिन मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। तो पढ़ने में अगर आपका मन नहीं लगता है तो ध्यान रखिए आपके टाइम टेबल में गलती है। आप जो दिनचर्या अपना रहे हैं उस दिनचर्या में कहीं ना कहीं गलती हो रही है और उसे सही करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत ही आसानी से आप अपने टाइम टेबल के रूप से चल सकते हैं। टाइम टेबल हर एक इंसान का अलग होता है, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए। ऐसा नहीं कि एक इंसान 12 घंटे पढ़ रहा है तो दूसरा भी 12 घंटे पढ़ सकता है, नहीं हो सकता है दूसरा सिर्फ 5 घंटे पढ़ सके या 6 घंटे पढ़ सके। लेकिन ये चीज़ भी हो सकती है कि वो 6 घंटे पढ़कर इतना सारा कवर कर ले जो 12 घंटे में पढ़कर हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक टाइम टेबल फिक्स कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो आप भी सबसे पहले अपने टाइम टेबल को फिक्स कीजिए। आपको कब उठना है, आपको कब सोना है, आपको कब अपने सारे कार्य करने हैं, वो सारी चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। उसके हिसाब से चलने की कोशिश करें। दिक्कतें ज़रूर आएंगी, पर जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक कामयाबी भी नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो अपने सोने और उठने का टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। ऐसा नहीं कि रात को 2 बजे तक पबजी खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये जो आपके गेम्स हैं उन गेम्स को आप बंद कर दीजिए थोड़े दिनों के लिए। आप एक बार जॉब लग जाएंगे, आप नौकरी लग जाएंगे, तब आप आराम से खेलिए, आपको कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन अभी अपना ध्यान वहाँ से हटाकर अपनी पढ़ाई पर लाने की कोशिश ज़रूर करें। और उसके लिए सबसे पहला कदम है आपके सोने और उठने का टाइम फिक्स करना। ओके, तो वो फिक्स रखें। अपनी नींद जो है वो मिनिमम 6 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे, इससे ज़्यादा आपको नींद की आवश्यकता नहीं होती है विद्यार्थी के जीवन में। तो उसको ध्यान रखते हुए क्या करना है, आपके सोने और उठने का टाइम फिक्स करें। दूसरा है कि आपने जो आज पढ़ा है उसको आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दें। मतलब आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 1 महीने तक एग्रीकल्चर पढ़ के ही कवर कर रहे हैं कि मैं हिंदी में बाद में पढ़ लूँगा, मैं जीके बाद में पढ़ लूँगा, नहीं होगा। क्या करना होगा, आपको अपने दिन को डिवाइड करना होगा एग्रीकल्चर में, हिंदी में और जीके में। तीनों पार्ट्स आपको वहाँ पर चाहिए होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आपका दिमाग चाहे कितना भी तेज़ हो वो उन चीज़ों को एक बार एब्जॉर्ब तो कर लेगा, वो खुद को सोख लेगा उन चीज़ों को, लेकिन वापस जब आप याद करोगे तो आप उसे याद नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आप जो भी पढ़ें उसे सोने से पहले रिवाइज ज़रूर करें। और रिवाइज़ करने की जो सबसे अच्छी तकनीक है, रिवाइज़ करने से क्या फ़ायदा होता है, वो आगे आने वाले एक वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। रिवाइज़ करने का एक तरीका भी होता है, वो भी हम वहाँ समझ लेंगे। ठीक है, अभी ध्यान रखें कि आपको सोने से पहले पूरे दिन का पढ़ा हुआ एक बार रिवाइज़ करके ज़रूर सोना है। रिवाइज़ नहीं करोगे तो अगले दिन आप उसको भूलने की सबसे ज़्यादा टेंशन में होंगे। ठीक है, दूसरा ध्यान रखें कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो लगातार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम 5 घंटे से बैठे हुए पढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको 1 घंटे की पढ़ाई करी है, 10 मिनट का ब्रेक ले ले, 5 मिनट का ब्रेक ले ले। ठीक है, आप अगर कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं तो आप जानते होंगे कि अगर आपकी 1 घंटे की क्लास हुई है तो आपको उसके बाद 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक होता है, फिर नेक्स्ट क्लास। वो इसीलिए होता है ताकि आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो सके, वो एकदम अच्छा रहे, संतुलित रहे, उसे ऑक्सीजन पर्याप्त मिलती रहे। तो आप भी ये ज़रूर करें, अपने पढ़ी हुई चीज़ों के बाद आपको 1 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। ठीक है, और उस समय पर आप चाह सकते हैं तो आप उसे जो पढ़ा हुआ है उसको मन में दोहराते रहें, रिवाइज़ करें।
ठीक है। और लास्ट चीज़ जो है वो आपको रिलैक्स करने की या फिर अपने आप को खुश रखने के लिए टाइम ज़रूर निकालें। अपने मम्मी पापा से बात करें, अपने भाई बहनों से बात करें, अपने फ्रेंड्स से बात करें, जिससे भी है आप लोगों से बिल्कुल कट ऑफ नहीं हो जाए, ठीक है। आपको टाइम निकालना है अपने परिवार, अपने दोस्तों के लिए, वो ज़रूर निकालिए, क्योंकि इससे हमारा जो इनर कॉन्फिडेंस है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बना रहता है, वो हमें प्रेरित करते हैं। और हम अकेले ही पढ़ते रहेंगे तो हमें वहाँ पर कोई प्रेरित करने वाला नहीं है, हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खुद को रिलैक्स रखने का, खुश रखने का टाइम हमें ज़रूर निकालना है। ओके, चलिए फिर बात करें नेक्स्ट। तो हमें क्या करना है, जो भी पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है ये चीज़ जान लीजिए। कॉन्फिडेंस आता है अच्छे से पढ़ाई करने से, ठीक है। कैसे करेंगे पढ़ाई, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाइए, उन नोट्स को रिवाइज कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, खुद से वो क्वेश्चंस पूछिए या फिर अपने मित्र से कहिए, अपने भाई बहनों से कहिए कि ये क्वेश्चन मुझसे वापस पूछ लो। तो अगर आपको उसके आंसर्स आ रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ मुझे चीज़ें याद हो रही है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ने लगता है। तो ये तरीका सबसे ज़्यादा सिंपल, सबसे ज़्यादा अच्छा है कि जो पढ़ा है उसको क्या करना है, लोगों से खुद से पूछना है या खुद से मन में दोहराना है, जिससे हमें ये खुद से पता लगता है कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद हो रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और लास्ट चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है, वो है मॉक टेस्ट लेना। मतलब आप चाहे कोचिंग में पढ़ रहे हैं अभी या घर पे पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो टेस्ट है वो ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ और मैं सीधा कृषि पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम में जाकर अपना टेस्ट लूँगा कि मैंने कितना पढ़ा है, वो चीज़ गलत है। करना क्या है, आपको टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो भी कोई बात नहीं, आप अपने ऑब्जेक्टिव की बुक लेकर आइए, जो भी पढ़ रहे हैं उसे उसके अंदर सॉल्व करिए, ठीक है। यूट्यूब पर भी इतने वीडियोस मिल जाएंगे, एग्रोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हॉर्टिकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीके के पूरे क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करिए यूट्यूब से, वहाँ से देख सकते हैं। कोचिंग में अगर टेस्ट सीरीज़ चल रही है तो टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, आप कोचिंग कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, जो भी आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए। उससे आपको पता लगेगा कि आपकी जो मेहनत है वो कितनी है, आप जिस लेवल पर हैं वो कहाँ पर है, आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है या वो ठीक है, या फिर आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं, आप नेगेटिव मार्किंग कितनी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको टेस्ट से ही पता लगती हैं। उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी, उसे बैठकर इवेलुएट करना है कि मैंने कितना पढ़ा था और मुझे एग्ज़ाम में कितना समझ में आया। और एग्ज़ाम में समझ में तो आ गया, लेकिन फिर भी मैंने नेगेटिव मार्किंग कितनी कर दी और नेगेटिव मार्किंग क्यों हुई, वो चीज़ जब आप वहाँ पर करेंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा, ये चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जहाँ कन्फ्यूजन है वही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। आपको जो क्वेश्चन गलत हो गया वो क्वेश्चन आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को कभी हल्के में नहीं लेना कि ये मुझसे गलत हो गया, कोई बात नहीं, इसे छोड़ दो, नहीं छोड़ना है, ठीक है। गलत हुआ तो सोचिए क्यों गलत हुआ और उसे सही करने का तरीका क्या है, उसे मैं सही कैसे कर सकता हूँ। अगर इतनी सी मेहनत आपने टेस्ट पर कर ली तो आप बिल्कुल अच्छे से अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी थी, एक तरीका था मेरी तरफ से। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने तरीके से ही कोई नया स्ट्रैटेजी बनाएं तो बिल्कुल बनाइए, ठीक है। पर ज़्यादातर बच्चों पर जो स्ट्रैटेजी काम करती है वो आज हमने यहाँ पर देखी है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई बहन या आपके फैमिली में कोई तैयारी कर रहा है, उसे भी इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और फैमिलीज़ के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियोज़ चाहिए।